हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू सक्सेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 4 कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 4 कोऑर्डिनेटर की दुनिया के अंदर लोग 4 ही तरीके से अपनी लाइफ के अंदर पैसा कमा सकते हैं, और वो 4 ऐसे कौन से तरीके हैं उसके बाद आप डिसाइड करना कि आप कौन से तरीके में आते हो और आपको कहाँ रहना चाहिए, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड उसी के साथ सब्सक्राइब का बटन है और उसके बिल्कुल पास में बेल आइकन है, उसे ऑल पे करके क्लिक कर लीजिए ताकि जब जब मैं एक न्यू वीडियो डालूँ तो सबसे पहला नोटिफिकेशन जाए आपके पास। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आपसे मैंने बात करी 4 कोऑर्डिनेटर्स, जो कि सबसे पहला आता है वो है एम्प्लॉय। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो सेल्फ एम्प्लॉय। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो बिजनेसमैन। अगर मैं चौथे की बात करूं तो इन्वेस्टर। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप में आपको डिफाइन करने की ट्राई करता हूं। जैसे कि सबसे पहला जो आता है वो है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय लाइक दिस, एक वर्कर जो कि पर डे अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ कमाता है। अब सपोज दैट कि वो पर्सन एक दिन के अंदर 400 कमाता है। अब मान लो कि वो पर्सन पर डे का 400 कमा रहा है, तो क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, कि अगर वो पर्सन एक दिन का 400 कमा रहा है तो क्या लगता है उसके पास पैसा होगा? येस और नो? इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्या उसके पास पैसा होगा? येस और नो? उसके बाद अगर मैं सेकंड बात की बात करूं कि इसी पर्सन के पास, इसी एम्प्लॉय के पास, क्या अपनी फैमिलीज़ के लिए उसके पास टाइम होगा कि वो अपने बीवी बच्चों को या अपनी फैमिलीज़ को बोले कि चलो आज मैं आपको मूवी दिखा के लाता हूँ? क्या इतना टाइम उसके पास होगा? मे बी नहीं। उसके बाद अगर मैं उसी के पास तीसरी चीज़ की बात करूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम पे हर एक आपके जैसा पर्सन चाहता है अपनी लाइफ के अंदर, वो है फ्रीडम। क्या उसके पास इतना फ्रीडम होगा कि वो अपने काम को अपनी मर्जी से कर सके? मे बी नहीं। तो ये था पहला कोऑर्डिनेटर। अब हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय की। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है? जिसके पास खुद की डिग्री होती है, या फिर अकॉर्डिंग टू यू सेल्फ एम्प्लॉय वो होता है जो खुद का काम करता है। मान लीजिए एक डॉक्टर है जिसने अपने गांव के अंदर एक छोटा सा अपना मतलब स्टोर वगैरह खोल के रखा है, डॉक्टर की शॉप है वो चला रहा है, या कोई परचून की शॉप चलाने वाला, वो अपना काम कर रहा है। बट मेरा जो मतलब मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है वो कौन होता है? वो इंसान होता है जो पहले तो अपनी बचपन के लेके अपनी 22-23 साल की एज तक अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसके बाद वो किसी मार्केट के अंदर निकलता है अपने प्रोफेशन के लिए, कुछ करने के लिए। तो जब वो मार्केट में निकलता है तो वो किसी ना किसी कंपनी के अंदर जाके अपना इंटरव्यू देता है, और जब वो इंटरव्यू देता है तो उस पर्सन से जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज के। तो एट द सेम टाइम उससे ये भी पूछा जाता है कि तुम्हें सैलरी कितना चाहिए। तो उस टाइम पे आप इस चीज़ को एक बार थोड़ा गौर से सुनना कि जब आपसे कोई ये पूछ रहा है कि आपको सैलरी कितना चाहिए, बट उसी टाइम पे आपके दिमाग के अंदर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्या आपके दिमाग में उस टाइम पे कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो आपको ये कहती है कि नहीं यार तेरा इतने से गुजारा नहीं होगा, या फिर उस टाइम पे आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको ये कह रही होगी कि तू 20 ही कमा ले? ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो 20 ही कमा ले ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है बिकॉज हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स कितना कमा रहे, मेरे बड़ी भैया कितना कमा रहे, मेरी मौसी जी का बेटा कितना कमा रहा है, मेरे मामा का लड़का कितना कमा रहा है। तो हम उन लोगों को देख के उसके बाद हम प्लान करते हैं कि मुझे भी इतना मिल जाना चाहिए, बाकी अभी मैं न्यू स्टार्टअप हूँ। लेकिन जब आप उसको एक फ़िक्स अमाउंट बताते हो, चाहे वो 20,000 हो, ठीक है, चाहे वो 15,000 हो, तो जब आप एक फ़िक्स अमाउंट बताते हो तो मुझे ये बता दो कि क्या उस टाइम पे आपका दिमाग ये चाहता है कि बेटा तुझे 15 ही चाहिए, तुम्हें 20,000 ही चाहिए? क्या उस टाइम पे वो इतना ही बोलता है? आप इस चीज़ का भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि क्या आपका दिमाग इतना ही मांग रहा होता है? शायद नहीं। उस टाइम पे हमारे दिमाग में एक फ़िक्स अमाउंट इसी वजह से होता है क्योंकि हम लोगों को देखते हैं। बट एग्जैक्ट अगर हम अपने ब्रेन की बात करें तो दिमाग तो कभी भी ये नहीं चाहता कि मुझे 10,000 चाहिए या 15 चाहिए। वो तो यही कहता है कि पैसा जितना हो उतना ही कम है। ठीक है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉय जब सामने बैठे पर्सन को इंटरव्यू देता है तो उससे पूछा जाता तुम्हें कितना चाहिए, वो बोलता मुझे 20 चाहिए।
तो वो उसी टाइम पे इंटरव्यू लेने वाला बोलता है ठीक है आप कोई बात नहीं हम आपको कॉल करके बता देंगे, तो वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। एट द सेम टाइम उसी जगह पे सेम एजुकेशन सेम एक्सपीरियंस कोई दूसरा पर्सन उसी जगह पे इंटरव्यू देता है। जब कोई दूसरा पर्सन उसी जगह पे इंटरव्यू देता है तो उससे भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पहले वाले से पूछे गए, और जब बारी आती है सैलरी की तो दूसरे वाला आके उसको बोलता है कि सर मुझे तो आप 15,000 ही दे दो, मैं इसमें भी कर लूँगा। यानी कि पहला वाला 20 मांग रहा था लेकिन दूसरे ने बोला 15, तो ऑब्वियसली बात है कि जो सामने वाला पर्सन है वो किसको रखेगा, मे बी 15 वाले को। तो 20 वाला घर पे बैठा बैठा वेट कर रहा होगा कि मुझे कंपनी की तरफ से कॉल कब आएगा, कब मैं जाऊंगा, जॉब कब होगी मेरी शुरू, वो वेट कर रहा होता है। एट द सेम टाइम उसकी जो एज होती है, जब वो स्टार्टिंग में गया था इंटरव्यू के लिए, स्टडी से निकला था तो वो 23 साल का था। 2 साल उसको वेट करते हो जाता है तो उसकी जो एज अपडेट होके वो हो जाती है 25 साल। और 25 साल का जवान लड़का या लड़की जब अपने घर पे फ्री बैठी होती है ना, तो उस टाइम पे मॉम डैड को इतना दुख नहीं होता बट पड़ोसियों को बहुत होता है। और उसी टाइम पे हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो हमारे पेरेंट्स को आके ये बोल रहे होते हैं कि आपका बेटा कुछ नहीं कर रहा, वो देखो सेम एज का उनका बेटा है वो कितना अच्छा कमा रहा है, आप एक काम करो इसकी शादी कर दो, देखना बहुत अच्छा कमाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि वो मॉम डैड को ये एडवाइस करते हैं कि इसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो तो ये कमाना स्टार्ट करेगा। होता क्या है कि उसी टाइम पे हमारे पेरेंट्स उनकी बातों में आते हैं, और उसी टाइम पे जब वो उनकी बातों में आते हैं तो शादी का प्लान होता है। फिर वो 25 साल वाले की जब शादी होती है, 25 साल में उसकी शादी होती है, 26, 27, 28 में जाके उसके बच्चे वगैरह भी आ जाते हैं। जब उसकी जनरेशन आ जाती है तो जनरेशन आने के बाद आपने देखा होगा कि अगर शादीशुदा पर्सन है, अगर किसी की शादी नहीं हुई तो वो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हो सकता है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आप शादी के बाद सक्सेस हो जाओ, तो आज तक मैंने अपनी लाइफ के अंदर नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो उस तरीके से उसकी लाइफ इस तरीके से चल रही होती। बट जो था 15,000 वाला, जो उसी जगह पे इंटरव्यू दी थी, जिसने ज्वाइन कर लिया था, वो 15,000 से ही शुरू कर लेता है। जब वो 15,000 से शुरू करता है कंटिन्यू, वो भी 4 साल करता है। जब कंटिन्यू वो भी 4 साल कर लेता है, उसके बाद जैसे ही वो कंटिन्यू 4 साल करता है, 23 साल की उम्र में उसने शुरू किया था। मान लीजिए आज 2020 चल रहा है, आज के 2020 में उसने स्टार्ट किया, उसके बाद कंटिन्यू 4 साल किया तो 27, यानी कि उसका जो एज होगा वो 27 में हो जाएगा 4 साल के बाद। उसके बाद अगर मैं 2020 चल रहा है, 4 की बात करूँ तो ये 24 में हो जाएगा। तो उस टाइम पे जब उसकी एज 27 साल की हो जाती है तो आपको क्या लगता है कि उसका सैलरी कितना हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 50,000, 40,000। जब वो 40-50 हज़ार कमाने के आसपास पहुंच जाता है तो उस टाइम पे उसके घर वाले भी बोलना स्टार्ट करते हैं, बेटा एज 27 हो चुकी है, अब तू शादी कर ले। तो जब शादी की बारी आती है तो मैंने वैसे भी सुना है कि बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि दहेज के अंदर 10-10 लाख की, 15-15 लाख की गाड़ियाँ दे देते हैं। बट आप एक बात याद रखना, लेना बहुत आसान है लेकिन देना बहुत मुश्किल है। अगर आज आप किसी की बेटी से 10 लाख की गाड़ी लेते हो तो कल के दिन आपकी बेटी को भी आपको 20 लाख की देनी पड़ेगी। अगर लेने की गट्स रखते हो तो देने की भी रखना। लेना हर कोई चाहता है बट देना कोई नहीं चाहता। तो एट द सेम टाइम क्या होता है कि उसका जो ड्रीम होता है वो फ्री में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो पहले 40,000 कमा रहा होता है तो वो अपनी लाइफ को मैनेज कर रहा होता है। उसको पता है कि मेरी लाइफ के अंदर एक लाइफ पार्टनर आ जाएगा, मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, तो वो अपनी सैलरी को बढ़ाने की नहीं सोचता, वो यही सोचता कोई नहीं उसमें एडजस्ट करेंगे। उसके बाद वाइफ आती है, फिर उसके जो खुद के ड्रीम होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते, वो डेली नीड्स को ही पूरे कर रहा होता है। और नीड्स हमारी होती क्या है? हमें 10,000 का फ़ोन चाहिए, मुझे 20,000 का घर पे बेड चाहिए, मेरे घर में 20,000 का अलमारी होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी नीड्स हैं। बट अगर मैं ड्रीम्स की बात करूँ तो ड्रीम्स होता है एक ड्रीम हाउस, एक ड्रीम कार, कुछ इस तरीके से, या फिर मेरा ड्रीम बाइक। तो ये सारी चीज़ें, बट ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाती और तब तक उसकी शादी हो जाती है। और जब तक शादी होती है फिर उसके बाद उसके खुद के सपने बंद हो जाते हैं, आगे वाइफ के बारे में सोच रहा होता है। एट द सेम टाइम कुछ टाइम के बाद उसकी जनरेशन आ जाती है, बच्चे। जब उसके बच्चे आ जाते हैं तो फिर वो वाइफ और दोनों मिलके ये प्लान कर रहे होते हैं कि यार तू थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कर, तुम्हें पता बच्चों को भी तो पालना है। तो मतलब उस टाइम पे वो दोनों के दोनों अपने बच्चे के ड्रीम को कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे होते हैं, तब वो लोग अपने दोनों के दोनों ड्रीम्स को भूल जाते हैं। तो इस तरीके से होता है कि वो कोई और पर्सन नहीं था, वो एक सेल्फ एम्प्लॉय था जिसके पास खुद की डिग्री थी बट उसने किसी कंपनी के लिए यूज़ कर दी। तो अब हम बात करेंगे एक बिजनेसमैन की।
बिजनेसमैन कौन होता है, इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दुनिया में जो मैंने बताया कि 4 ही कोऑर्डिनेटर थे, उसमें जो बिजनेसमैन था वो क्या होता है। बिजनेसमैन वो होता है जो अपने लिए एक बहुत अल्टीमेट प्लानिंग के साथ चलता है। जैसे कि लाइक दिस, मान लो एक एम्प्लॉय है या फिर एक कॉमन मैन है, एक आम इंसान है। वो आम इंसान क्या सोच रहा है, मुझे अपने लिए घर बनाना है जिसकी कीमत 1 करोड़ हो, और मुझे वो घर 10 साल के अंदर कंप्लीट करना है, और मुझे मेरा जो मंथ का अर्निंग है वो 50,000 है। एट द सेम टाइम वो क्या करता है कि वो अपना 10 साल के लिए जितना भी पैसा होता है वो बैंक में डिपॉजिट करना स्टार्ट करता है। जब वो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करना स्टार्ट करता है तो बैंक उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट देना स्टार्ट करता है, जो कि 9% के अराउंड कोई होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि वो 10 साल के लिए अपना पैसा जब बैंक में रख देता है तो वो एक एज ए एफडी बैंक में पड़ा रहता है। उसके बाद अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं कि वो किस तरीके से चलता है, बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन का भी सेम ड्रीम होता है कि मुझे अपने लिए घर बनाना है जिसका कीमत 1 करोड़ का हो, लेकिन मुझे वो घर 10 साल के अंदर नहीं, मुझे वो घर सिर्फ ओनली 5 साल के अंदर कंप्लीट करना है। और एट द सेम टाइम जो उसका इनकम रहता है वो दोनों के तरह सेम होता है। जैसे कि 50,000 उसका इनकम सेम होता है, लेकिन टाइम पीरियड में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद क्या करता है कि वो बैंक के पास जाता है, और बैंक के पास जाके बिजनेसमैन बैंक को बोलता है कि मुझे लोन चाहिए। जब वो लोन मांगता है तो बैंक जब उसे लोन देता है तो लोन देते टाइम बैंक उसको जो लोन देता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो होता है 14%, 14%। जब वो 14% और इधर 9%, इन दोनों के बीच में, यानी कि बिजनेसमैन का 14 और कॉमन का 9, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5% का है। अब आप मुझे ये बताओ कि बैंक के पास आ गया 5%, क्या 5% से बैंक के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, बैंक उन 5% से, उसी 5% से बैंक उन लोगों को सैलरी दे सकता है? आई होप कि दे सके। उसके बाद अगर हम बिजनेसमैन की बात करें, तो जो बिजनेसमैन होता है वो उसी पैसे को उठा के अपने लिए घर बनाना स्टार्ट करता है, तो वो एक अच्छा घर बना लेता है। उसके बाद वो घर बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ का घर है तो कितना टाइम, 2 साल लगेंगे, लेकिन उसे चाहिए कितने टाइम में था, 5 साल में। जब वो 2 साल घर बन के रेडी हो जाता है, उसके बाद आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है, वो रेंट पे रहते हैं। अब आप सोचो कि वो जब 1 करोड़ का घर बना होगा तो बिजनेसमैन के पास अभी भी 3 साल बाकी हैं, तो बिजनेसमैन क्या करेगा, वो उसी घर को उठा के किसी कॉमन मैन पर्सन को रेंट पे दे देगा। जब वो घर रेंट पे होगा तो उसके बाद मान लो 1 करोड़ का घर है तो उसका पर मंथ का जो रेंट होगा वो अराउंड कोई 1 लाख होगा। जब उसका 1 लाख रेंट आएगा तो जो बिजनेसमैन था, उस बिजनेसमैन ने जो बैंक को पैसा रिटर्न करना था वो शायद एज ए इंस्टॉलमेंट करना था ईएमआई के थ्रू। तो एट द सेम टाइम जो इनकम आ रहा होगा, जो उसका ईएमआई आ रहा होगा, जो उसका रेंट आ रहा होगा, उसी रेंट को वो ईएमआई के अंदर कन्वर्ट करके बैंक को सीधा दे देगा। और जब कंटिन्यू वो 3 साल दे रहा होगा तो ठीक 3 साल के बाद वो घर फ्री हो जाएगा। तो घर किसके पास जाएगा, कॉमन मैन या फिर बिजनेसमैन? होप सो कि वो बिजनेसमैन के ही पास जाएगा। सबसे मेन चीज़ है कि मेंटालिटी, एक बिजनेसमैन की मेंटालिटी बहुत ही डिफरेंट होती है और कॉमन मैन की मेंटालिटी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। तो दोस्तों ये था बिजनेसमैन। अब हम बात करेंगे 4th कोऑर्डिनेटर यानी कि इन्वेस्टर की। अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं तो इन्वेस्टर वो होता है जो किसी जगह पैसा लगाता है। आपने एक मूवी देखी होगी 2015 में आई थी, वो 2015 के अंदर, और जब वो 2015 के अंदर मूवी आई थी उस मूवी का नाम था बाहुबली। अगर मैं उस मूवी के टर्नओवर की बात करूं तो शायद जो उसका पहला पार्ट था उसका टर्नओवर मुझे जहां तक पता है 600 करोड़ से अब था। अब मान लो उस मूवी के अंदर सिर्फ 2 ही लोगों का ज़्यादा सीन था, एक प्रोड्यूसर, दूसरा डायरेक्टर। डायरेक्टर वो होता है जो मूवी को डायरेक्शन देता है, प्रोड्यूसर वो होता है जो मूवी पे पैसा लगाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर की। तो लाइक दिस प्रोड्यूसर, अब उस पर्सन ने जब पैसा लगाया होगा या फिर जब पैसा कमाया है तो वो 600 करोड़ है, बट जब उन्होंने लगाया होगा क्या वो भी 600 करोड़ था? शायद नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 100, 200, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। तो 100 या 200 ही होगा। उस टाइम पे जब उस प्रोड्यूसर ने, उस इन्वेस्टर ने उस मूवी पे पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो आपको क्या लगता है कि उस डायरेक्टर से उसने ये नहीं पूछा होगा कि तू पहले पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को मुझे दिखा, मैं पढ़ूंगा तो मैं डिसीजन लूँगा, उसके बाद ही उसने पैसा इन्वेस्ट किया होगा?
उसके बाद उन्होंने क्या करा, जब वो मूवी का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया तो उसके बाद उन्होंने 2 साल लोगों के अंदर बहुत गंदे तरीके का एक्साइटमेंट पैदा कर दिया। ठीक 2 साल के बाद उसी मूवी का सेकंड पार्ट आया। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं उस टाइम पे आगरा के अंदर था जब ये दूसरा पार्ट आया, तो उस टाइम पे जब हम उसी मूवी के दूसरे पार्ट को अगर फर्स्ट वीक में देखना चाहते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं था। और उसी दूसरे पार्ट का जो टर्नओवर था वो 600 करोड़ नहीं, वो 1600 करोड़ से भी ऊपर था। तो ये एक इन्वेस्टर था जिसने लोगों को एंटरटेनमेंट देके बदले में पैसा कमाया। मतलब पैसे से पैसा बनता है, सेविंग करने से पैसा कभी नहीं बनता। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इस वीडियो में से क्या सीखा, क्या आपको अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।